मैम, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़पेपर में स्वागत है। डीएमके के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय जो है दक्षिण में बस टॉयलेट क्लीनर का काम करने के लिए आते हैं, उनके लिए कोई उनकी इज्जत नहीं है, कोई कदर नहीं है। आप कैसे इस बयान को देखती हैं जिस तरीके से सांसद डीएमके के सांसद लगातार बयान दे रहे हैं? आसुरी शक्तियों की पराकाष्ठा है, विचारों की न्यूनता की पराकाष्ठा है, देश को बांटने की पराकाष्ठा है कि आज कहीं ना कहीं ये जो नॉर्थ और साउथ का नैरेटिव बनाने का प्रयास कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले करने का प्रयास कर रहे हैं। एक समय था जब इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे देश के दो भाग करे, और आज एक दूसरा समय है जब उत्तर और दक्षिण बनाम ये दो भारत भाग करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे डीएमके के जो उदयनिधि स्टालिन हैं वो एक प्रकार से ऐसी सभाओं को संबोधित करते हैं जो सनातन के उन्मूलन की बात करता है, सनातन को डेंगू और मलेरिया बोलते हैं। यहाँ तक खड़के साहब के पुत्र जो हैं खुद प्रियांक तक भी इन चीज़ों को समर्थन करते हैं। वहीं बिहार में जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उस न्यूनतम में आप देखिए किस प्रकार से भारतीय त्योहारों को और मुस्लिम त्योहारों को, इस्लामिक त्योहारों को छुट्टियों पे वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। यादव समुदाय से आते हैं जो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, वही लोग कहते हैं कि जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं मिलेगी बच्चों को राखी की छुट्टी नहीं मिलेगी या रामनवमी की छुट्टियां कम कर दी गई हैं। तो किस प्रकार से देश को धर्म के तुष्टीकरण में बांटते हुए, और मुझे नहीं लगता है कि अरे भैया जो शंकराचार्य हैं जिन्होंने सनातन को स्थापित किया, जो सनातन के सबसे बड़े प्रचारक थे, वो केरला से ही आते थे। क्या ये अपने ही डीएनए को ये भूल गए हैं? मेरे को तो अचरज ये है कि क्या ये अपने स्वयं के डीएनए को भूल गए हैं कि आज आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 मठों को स्थापित किया, किस प्रकार से उसके द्वारा 4 सनातन के पिलर्स खड़े करे। और आप बात कर रहे हैं कि जो उत्तर भारतीय लोग हैं वो यहाँ पे टॉयलेट क्लीन करने आते हैं, या जो हिंदी भाषी हैं वो आगे नहीं बढ़ते, खाली अंग्रेजी भाषी आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो तमिल और तेलुगु है वो संस्कृत से निकली हुई भाषा है, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी वहीं से निकली हुई है। ग्रामेटिकली संस्कृत जितनी शुद्ध और प्योर है, इवन बाइनरी सिस्टम में भी कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होता है। एक प्रकार से ये आज की टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है। और आप बात करते हैं कि जो हिंदी भाषी हैं वो कहीं अंग्रेज़ी भाषी से कम है, तो आइए इस्कॉन में मंदिर में आके देखिए राधे नाम को जाप करते हुए कैसे अंग्रेज़ों ने अपनी सभ्यता को छोड़ के सनातन संस्कृति को ऊपर रखा है। क्योंकि सनातन संस्कृति के अंदर ही सब समाहित है। पंचभूतों की हम बात करते हैं, पंच तत्वों की बात करते हैं, सर्वे सुखिना भवन्तु की बात करते हैं, सर्वे संतु निरामया की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। सिर्फ मंदिरों से तो आवाज़ निकलती है कि विश्व का कल्याण हो, सभी प्राणियों में सद्भावना हो। तो ये लोग जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को खनन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये खुद ही नष्ट हो जाएंगे। ये कुछ आसुरी शक्तियाँ हैं। मुझे लगता है रावण के वंशज हैं, तो रावण भी प्रखंड ब्राह्मण था, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो दिशा विहीन हो गया था, अहंकार में चूर हो गया था, तो उसने ऐसी असुरीय हरकतें करी थी और उसका सर्वनाश जैसे वो हम सब जानते हैं। लेकिन मैम 2024 चुनाव से पहले लगातार जो है इंडिया अलायंस जो महागठबंधन मोदी सरकार को उखाड़ने की बात कर रहा है। लालू जी खुद कह रहे हैं कि जो है उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन ऐसे में बयान जो है राहुल गांधी भी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि युवा जो है 7 से 8 घंटे जो है मोबाइल पे बिता रहे हैं, रोजगार की कमी हो गई है, और तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं। देवी देवताओं के खिलाफ हो, सनातन के खिलाफ हो, राम मंदिर के खिलाफ हो, तमाम बयान दे रहे हैं। लगता है कि 2024 से पहले जो बयान दे रहे हैं इन पे जनता विश्वास कर पाएगी जिस तरीके से ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं? ये बौखलाहट है, और सबसे बड़े बेरोजगार तो इस हिसाब से राहुल गांधी खुद ही हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसे शीर्ष के नेता हैं जो मोबाइल 24 घंटे, आप देखिए कि जब बयान दे रहे होते हैं तो पीछे कुर्सी में बैठ रहे होते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल होता है। यहाँ तक खड़गे साहब के हाथ में नहीं होगा, कोई भी नेता के हाथ में आपने मोबाइल नहीं देखा होगा जो शीर्ष के नेता हैं, क्योंकि उनकी और प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन केवल राहुल गांधी ऐसे हैं जो हर सभा में अपने आप मोबाइल 7 से 8 घंटे वो अपने हैं, और मोबाइल से कितने काम होते हैं, कितने लोग रोजगार एक माध्यम बना है। कोविड में डिजिटल इंडिया का जो आगाज़ हुआ है उसके माध्यम से आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपके टैब्स, उसके थ्रू आप काम कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये बराबर आप देखिए कंटिन्यूअस किस प्रकार से तीनों चुनावों में जो हार हुई है इनकी, एक प्रकार से जो एक नैरेटिव कांग्रेस के द्वारा कहीं ना कहीं सेट किया जा रहा था कि कांग्रेस इज बैक, वो नैरेटिव इनके मुंह पे आके उल्टा आया है कि कहीं कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस आज शायद 2024 में तो दूरबीन देखने से भी नहीं मिलेगी। और जो ये घटक दल, जो इंडी घटक दल, जो मोहब्बत की ये दुकान वाले हैं, मुझे नहीं पता इनके घटक दल मोहब्बत दिखा रहे हैं या इनको किनारे लगा रहे हैं। उधर ममता जो केजरीवाल जी कह रही हैं कि सोनिया जी के पूरे सपनों को चूर करते हुए कह रही हैं कि आप खड़गे साहब को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे करो या प्रियंका जी को मोदी जी के अगेंस्ट बनारस में लड़ा दो। तो एक प्रकार से इनके घटक दल इन्हीं को निपटाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी हम दिल्ली में बैठे हैं, वो दिल्ली में कहते हैं कि 7 सीटों पे मैं लड़ूंगा, पंजाब में 13 सीटों पे मैं लड़ूंगा। तो ये किस प्रकार से सीटों का बंटवारा करेंगे और मोदी जी से लड़ेंगे, इसका तो कहीं मुझे लगता है पूरा काला पर्दा ही है। कहीं ये स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं, आपस में ही इनका तालमेल बैठ नहीं पा रहा है, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं या अभद्र शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं या एक दूसरे को इस तरीके से प्ले कार्ड खेला जा रहा है कि उसी को कर दे। और आज भी आप देखिए संसद में जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ, उससे पहले राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ। उपराष्ट्रपति तो किसी पॉलिटिक पार्टी के नहीं है, बीजेपी के नहीं है, उनकी आपने बॉडी पोस्चर को आप शेम कर रहे हो, डिमीन कर रहे हो। क्या ये भी संस्कार नहीं है कि किसी बड़े का आपको आदर करना है? क्या अगर विपक्ष या कोई भी जन, मैं कहती हूँ कोई भी, मैं और आप भी शरद पवार की मिमिक्री करने लग जाएं या आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की मिमिक्री करने लग जाएं कि वो पैरों से नहीं चल रहे हैं, तो ये पाप है, ये निंदनीय पाप है कि आप किसी की बॉडी कंडीशन को आप इस प्रकार से, और वो भी जो दूसरे बड़े संवैधानिक पद पर हैं, इस प्रकार से कहीं ना कहीं जाट समुदाय का, किसान समुदाय का। देखिए ट्रैक्टर पे फोटो खिंचवाना, सर पे उल्टे पहिए की अटैची रख के फोटो खिंचवाना एक बात है, लेकिन उनको मूल रूप से सेवाएं देना दूसरी बात है। किसानों को किसान विकास निधि से लाभ मिला है। आज अगर उन्होंने कानून अगर नहीं पारित किया तो मोदी जी ने एज ए स्टेट्समैन उसको वापस किया है कि किस प्रकार से, और जो जन धन योजना के माध्यम से जो लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट मिला है योजनाओं का, आपके समय में तो 100 रुपये निकलते थे, 15 रुपये नहीं पहुंचते थे। तो आज बेसिकली हो क्या रहा है कि जो विकास की गाथा प्रधानमंत्री मोदी जी के काल में भारत ना केवल राष्ट्र स्तर पे, विश्व स्तर पे उसके आयामों को छू चुका है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थी बड़ी आर्मी है, आपकी सड़कें अत्याधुनिक बन रही हैं, आपके एयरपोर्ट्स हैं, IITs, AIM, मतलब लिस्ट गिनने लगेंगे, अंतः लिस्ट है। आप माइक्रो से लेके मैक्रो तक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, हमारी आर्म्स में हम सेल परचेज, इनके टाइम पे तो बंदूक का एक पेच भी आता था ना, तो अमेरिका से खरीदना पड़ता था। लेकिन मैम जो अभी जंतर मंतर पर डेमोक्रेसी बचाओ का, संविधान बचाओ का नारा लगातार लगा रहे हैं, तमाम तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपसी फूट भी दिख रही है। एक तरफ नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार के समर्थन में गोपाल मंडल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम प्रधानमंत्री बना सकते, खड़गे वड़गे कौन है, कौन उनको जानता है। तो लगता है कि 2024 में मोदी जी के मुकाबले ये लोग कहीं टिक पाएंगे? जैसे कहीं नहीं टिक पाएंगे, विकल्प ही नहीं है मोदी जी का। और कुछ विपक्ष की बेवकूफ़ी वाली हरकतें हैं। मेरे को तकलीफ होती है एक भारत के नागरिक होते कि हमारा विपक्ष आज इतना न्यून स्तर तक कर चुका है कि अपने काम के द्वारा एड्रेस करने की जगह ये अपने ये अभद्र आचरण के द्वारा अगर पक्ष को, सरकार पक्ष को एड्रेस कर रहा है। एक विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में था, इंदिरा जी को दुर्गा के नाम से संबोधित किया था। एक विपक्ष आप पनौती मोदी बोल रहे हो, मौत का सौदागर बोल रहे हो, ये आप इस न्यूनता तक जा चुके हो। और जब आपका देश जो है इस कोविड काल में, लड़ाई के काल में कहाँ की कहाँ पहुँच चुका है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को जागना पड़ेगा और एक होना पड़ेगा, जो कि एक है नहीं। हर कोई अपनी रोटियां सेक रहा है, भ्रष्टाचार में सबके हाथ काले हुए पड़े हैं, और उसके ऊपर जो मेरे ख्याल से 3 राज्यों में हार है उसकी बौखलाहट है। डेमोक्रेसी, इससे बड़ी डेमोक्रेसी क्या है कि आप इतने अनंदनीय शब्द करते हो। आपके राज्य में तो इमरजेंसी में आप तो कह रहे हो कि इनको सस्पेंड कर दिया, MPs को, सांसदों को आपने तो जेल में डाल दिया था पूरे विपक्ष को, तब कहाँ था? लेकिन तानाशाही की बात अब भी वही कर रहे हैं ना कि जिस तरीके से सांसदों को हटाया, निलंबन किया गया है, उनको यही कहा जा रहा है कि मोदी तानाशाह हो गए, हिटलर हो गए हैं। मनोज कुमार झा जो सांसद हैं वो भी तो यही आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अगर सांसद अपना डिसिप्लिन, अपना आचरण, अपना प्रोटोकॉल और अपना जो संसद में अगर आप वेल के अंदर कूदेंगे, टेबलों के ऊपर कूदेंगे, मिमिक्री करेंगे, आप पर्चे फाड़ेंगे, शोर करेंगे, बात रखने नहीं देंगे या बात अपनी सुनने नहीं देंगे,
तो उसका क्या करेगा मतलब जो अध्यक्ष होगा, जो सभापति होंगे, जब आप कम्युनिकेट, अगर आप मैं और आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब चीखने लग जाएं, बीच में घुसने लग जाएं, तो क्या बात होगी? आप अपनी बात शिष्टाचार, डिसिप्लिन, प्रोटोकॉल से, और जब नई संसद बनी थी सबकी सहमति से ये प्रोटोकॉल बनाए गए थे कि कोई प्ले कार्ड्स नहीं लाएगा, कोई शाउट नहीं करेगा, कोई वेल के अंदर नहीं कूदेगा, कोई माइक नहीं उखाड़ेगा। अगर आप ये इस तरीके की घटनाएं, सांसद जो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप वहाँ पे संसद के बीच में करेंगे तो देश का क्या हाल होगा, देश के बाहर क्या हाल होगा? आपने उसको कॉमेडी सर्कस बना दिया, और उसके ऊपर जो है विपक्ष के सबसे बड़े सो कॉल्ड दूल्हे राजा इस समय राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी खुद ही वीडियोग्राफी में लग गए हैं। अरे भैया, वीडियोग्राफी के लिए किसी और को छोड़ दो, और उसको उत्साहपूर्वक बना रहे हैं। आपको तो चाहिए था एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कि आप टीएमसी के सांसद को बोलते भाई साहब ये मत करिए, ये शोभा नहीं देता। आप तो उल्टा उसको चेरिश कर रहे हैं। तो ये सोचने की बात है कि क्या मैच्योरिटी है आपकी, और आप बोलते हैं हम देश को चलाएंगे। कह रहे हैं कि धनखड़ साहब जो है बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इशारे पे काम करते हैं, वो विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनते हैं जब भी हम कोई बात रखना चाहते हैं। वहीं सुप्रिया सुले जी हैं, वो भी तमाम तरीके का आरोप लगाती हैं। तो क्या लगता है कि वो वाकई में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो बीजेपी की तरफ है, जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं या उनकी सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री के इशारे पे काम कर रहे हैं? ये केवल झूठे एलिगेशंस हैं और कुछ नहीं है। मैंने बार बार बोला कि ये तो एज पर द प्रोटोकॉल जो ब्रेक किया, जो डिसिप्लिन ब्रेक किया, उसके अगेंस्ट एक्शन है। आपने किस एक्शन में, इमरजेंसी में सारे सांसदों को आपने उसमें डाल दिया था, मीसा एक्ट। आप समझते हैं कि कोई भी, ये जो हमारे लालू प्रसाद यादव, उनकी बिटिया का नाम ही उस पर है, कि आपकी तो ना सुनवाई होगी, सीधा जेल, ना दलील ना अपील, सीधा जेल। उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक लॉ को मेंटेन करने के लिए एक प्रोटोकॉल को आपने तोड़ा, उसके अगेंस्ट एक एक्शन लिया गया है, और उसको आपने और मिसयूज किया। और उसको आपने मिसयूज ऐसे किया कि आप उसको तो एक तरीके से कॉमेडी सर्कस का मंच बना दिया आप लोगों ने। तो आपको इतना भी क्या, इतनी भी आप में आदर्श, क्योंकि ये लोग संस्कार सनातन को जो उन्मूलन की बात करते हैं, वो सनातनी संस्कार कहाँ जानेंगे कि हम अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हैं, उनको झुकते हैं, और इस तरीके का मजाक हम सपने में भी नहीं बनाते अपने बुजुर्गों का। ये इनको सोचना चाहिए। जो सनातन के उन्मूलन की बात करते हैं, काश इन्होंने सनातन संस्कृति और देश की आस्था को समझा होता तो आज ये करते नहीं करते। लेकिन पीएम के सामने जिस तरीके से खड़गे साहब को जो चेहरा बनाया गया है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के कामों के कंपेयर में जो है बलि का बकरा बना दिया गया राहुल गांधी, क्योंकि हार जाते, या ऐसा कुछ आपको समझ में क्या आ रहा है? आपका क्या उसमें क्या राय आपकी है? मैं तो यही कह रही हूँ कि ममता जी और केजरीवाल जी भाई अपने अपने स्टेटों में तो ये कांग्रेस को आने देंगे नहीं। ये कह रहे हैं हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। अपने अपने स्टेटों में तो कांग्रेस के एंटी हैं। आदिर रंजन चौधरी जी तो जब देखो कांग्रेस को कोसते रहते हैं, उधर ममता जी कोसती रहती हैं। ममता जी तो शुरू से कहती हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के टीआरपी हैं, और वो सच भी है जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी कुछ इधर बोलते हैं, वो सीधे की सीधा जो है ना क्रेडिट जाता है बीजेपी के पाले में, तो उसको मैं मानती हूँ। और एक्चुअली प्रॉब्लम इस देश में समझिए, विपक्ष में हमारे पास शायद एक भी नेता नहीं है जिसको मोदी जी का विकल्प बना पाए। सच्चाई ये है। एक आपको रोकना चाहिए, ये बड़े बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ये तमाम नेता, आपको नहीं लगता कि ये जो है नरेंद्र मोदी के कंपेयर में एक बेस्ट विपक्ष के नेता हो सकते हैं? नीतीश जी का अभी बयान आया है संसद में, किस प्रकार से महिलाओं की भावनाओं को, महिलाओं के सम्मान को तार तार किया, ये आप भी जानते हो, देश भी जानता है। एक महिला के रूप में बोल भी नहीं सकती। रहे अरविंद केजरीवाल, मतलब ईडी से भाग के अभी विपासना में बैठे हुए हैं। वो उन बेचारों को तो अपनी होश नहीं है, क्योंकि इतने घोटाले कर दिए, पूरा मंत्रिमंडल उनका जेल में बैठा हुआ है। आप सोच रहे हैं कि जो उन्होंने दिल्ली और पंजाब को बर्बाद कर दिया, वो उनके हाथ में हम देश की दौड़ देंगे। और तीसरा आपने नाम बताया राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी से एक अमेठी तो संभली नहीं भैया, है अपनी खानदानी कॉन्स्टिट्यूंसी संभली नहीं, वहाँ से तो भाग खड़े हुए। अभी साउथ में, कर्नाटक में आप जाके देख लो, आज हिजाब का उन्होंने फिर कर दिया, ऊपर से नॉर्थ और साउथ का नैरेटिव वोट चालू कर दिया। तो सनातन का उन्मूलन बात कर रहे हैं, हिंदुओं को बोल रहे हैं यहाँ पे गौमूत्र वाले राज्य हैं, ये लोग यहाँ पे टॉयलेट साफ करते हैं। उधर बिहार में वो हिंदुओं की हमारे जो त्योहार हैं, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की छुट्टियों को काट दिए हैं। तो आप सोचिए कहाँ से देश को रिप्रेजेंट करेंगे। ये अपने असूलों, अपनी आस्था, अपनी संस्कृति के साथ ही नहीं जुड़े हुए, तो ये देश कहाँ संभालेंगे? लेकिन वो आपको नहीं लगता कि जो अभी 2024 का चुनाव हो रहा है, खड़गे साहब तो 2 लोगों ने तो कर दिया है समर्थन, बाकी लोग तो आपसी फूट हो ही रही है। आपको नहीं लगता कि खड़गे साहब जो है कहीं न कहीं बलि का बकरा बन रहे हैं? बस वो भी नहीं चाहते, लेकिन अब वो चुनाव सामने है तो मना भी नहीं कर पा रहे हैं।
देखिए खड़गे साहब, नो डाउट अभी तक उनके ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं है। इन लोगों के पास तो आधे जेल और बेल वाले हैं, तो बलि का बकरा क्या बनाएंगे हम नहीं जानते। देखिए क्योंकि इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के पास आज बीजेपी को फाइट करने के लिए कोई भी ताकत उनके पास नहीं है, और खड़गे साहब को बलि का बकरा बना रहे हैं, वो बन जाएंगे तब भी क्या होगा, होना तब भी कुछ नहीं है। तो वो जिस भी चक्कर में पड़े रहें, मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं है। मोदी जी के आप बताइए कि क्या लगता है कि जनता क्यों चुनेगी, कैसे 2-4 मुद्दे ऐसे क्या हैं कि जिसको लगता है कि इस आधार पर 2024 में प्रचंड जीत होगी, क्योंकि 400 का इस बार जो है नारा लगा रही है बीजेपी। क्या लगता है कौन से मुद्दे ऐसे हैं कि जिसपे जनता चुनेगी? निश्चित रूप से 350-400 के पास एनडीए आएगी। मैं बताती हूँ मुद्दे क्या हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं समझती हूँ एक नागरिक के तौर पे, एक आज़ादी हमको मिली थी 1947 में, एक आज़ादी मिली है इस अमृतकाल में। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुआ कानून के ऊपर आज भारतीय न्याय संहिता लागू करी गई है। 370 इन्होंने डालकर पूरे जम्मू कश्मीर को अलगाववाद के अंदर झोंक दिया था। मतलब जिसको हम जन्नत बोलते थे उसको इन्होंने जन्नुम बना दिया था। 3 परिवारों ने, महबूबा मुफ्ती और ये फारूक अब्दुल्ला, और ये उन्होंने तो यहाँ तक बोलते कि भाड़ में जाए जम्मू कश्मीर। फारूक अब्दुल्ला ने आज क्योंकि पावर गई है तो जम्मू कश्मीर की आवाम भाड़ में जाए। कोई नहीं बोला, कोई नहीं बना जब कश्मीरों में ब्राह्मणों का जीनोसाइड हुआ, कोई आगे नहीं आया। तो आज 370 धारा हटाई गई। आज राम मंदिर 5 सदियों के बाद, देखिए ये देश के विकास की बात नहीं है, देश की आस्था और संस्कृति की बात है। भारत एक ऐसा देश है जो उसका ज्ञान और प्रज्ञा का केंद्र है। आस्था और संस्कृति में भारत से ऊपर कोई देर नहीं है। तो आज हमको आज वो दिन देखने को मिल रहा है कि राज रामलला विराज रहे हैं। जिन मुगलों ने, आप देख लीजिए, नीचे सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग निकलेंगे, हमारे मंदिर निकलेंगे। भाई एक ही तो देश है हिंदुओं का, वहाँ पे भगवान नहीं निकलेंगे तो क्या निकलेगा? उनको किस तरीके से वहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से सरयू में गली हुई लाशें निकली थी कार सेवकों की। तो आज हमारी आस्था पुनः जागृत हो रही है, एक तरीके से हमारा संस्कृति की चेतना हो रही है। और दूसरी तरफ वही विकास और डेवलपमेंट देखिए, आज चंद्रयान में आपका, साउथ पोल में आपका, सिर्फ भारत का, इतने विश्व में इतनी बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी, इतने बड़े नासा है, सब कुछ है, लेकिन इसरो ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। मंगलयान एक हॉलीवुड की पिक्चर से कम खर्चे में हमने मंगलयान लॉन्च किया जो आज मंगल की धुरी पे घूम रहा है पहले अटेम्प्ट में। तो ये अपने आप में भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी, चाहे हम डिफेंस में नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, आज अत्याधुनिक सड़कें बन रही हैं। हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू बनाया है। इस समय G20 की अध्यक्षता के माध्यम से हमने सारे स्टेट्स को किस प्रकार से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को प्रमोट किया है। डायमंड मोदी जी ने गिफ्ट किया वहाँ जाकर, अमेरिका में जाके। डायमंड अपने आप में भारत की जो डायमंड इंडस्ट्री है, वो वर्ल्ड की 80% डायमंड इंडस्ट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग और कटिंग पॉलिशिंग है वो भारत में होती है। किस प्रकार से हम ट्रेड को इंपोर्ट कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं। आज वर्ल्ड के टॉप CEOs भारतीय हैं, IT कंपनीज़ के। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हम आखिरी जो एक हमारे कारीगर हैं, श्रमिक हैं, तो उनको दे रहे हैं। आज हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, IMF में हम आगे हैं। आज जिस समय केवल रशिया हमारा दोस्त था, आज सब हमारे दोस्त हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में, स्ट्रेटजी में, चाहे वो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, लोग की लड़ाई होती है मध्यस्थता के लिए मोदी जी को आगे करते हैं। और उसके बाद हम कैसे वसुधैव कुटुंबकम के सेवाएं देते हैं। तो ओवरऑल एक लिस्ट ऐसी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही कि क्यों हम मोदी को चुनेंगे। मोदी को तो विश्व ने चुन लिया है, तो मेरी और आपकी तो बात ही क्या है। बहुत शुक्रिया मैम।